नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। अटल जी अब दुनिया में नहीं है। उनका पार्थिव शरीर भी पंच तत्वों में विलीन हो चुका है। फिर भी दिल इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है। अपनी जिंदगी के आखिरी 10 साल में अटल जी देश और दुनिया की नजरों से दूर थे। एहसास बना रहता था। अब वो इस धरती से दूर है, फिर भी लगता है कि यहीं कहीं है। अटल जी को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया याद कर रही है। जिन्होंने अटल जी को दूर से देखा, उनकी बातें सुनी, उनके किस्से भर सुने, उनका मन भी मानने को तैयार नहीं कि अटल जी अब हमारे बीच नहीं है। सबको यही लग रहा है कि अटल जी भला कैसे जा सकते हैं। वो तो दिल में बस चुके हैं, यादों में बस चुके हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और अटल जी को याद करने का सिलसिला अभी थमने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरीके से वो गए हैं और उनकी यादें अभी भी दिलों में बसी हुई हैं। कई बार ऐसा लगता है कि उनकी कितनी ही बातें हैं जो कहीं जाएं, सुनी जाएं। और इसलिए हमने आज कुछ मेहमानों को बुलाया, और वो तमाम मेहमान ऐसे हैं जिन्होंने अटल जी को कई दशकों से करीब से देखा है, करीब से जाना है। वो किस्से, वो कहानियां जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी, वो आज आपके सामने वो बयां करेंगे, अटल जी की यादों को रखेंगे। हमारे साथ कलराज मिश्र जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जाने माने बड़े नेता हैं और अटल जी को काफी पुराने वक्त से जानते हैं। विजय गोयल थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, बाबूलाल गौड़ हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, और लालजी टंडन हमारे साथ होंगे। और ये तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अटल जी को बहुत करीब से देखा है। कलराज जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। अटल जी जब आज नहीं हैं तो उनकी बहुत सारी बातें आपके मन में भी इस वक्त आ रही होंगी। क्या आप साझा करना चाहते हैं, जो आपका दिल करे, जो बात, जो किस्सा आप सुनाना चाहें? देखिए अटल जी, यह बात सही है कि आज नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि अटल जी हमारे बीच में हैं। यह विश्वास नहीं हो पा रहा है। अटल जी, जैसा उन्होंने स्वयं कहा कि अगर मुझे किसी क्षेत्र में जाना होता तो मैं साहित्यिक क्षेत्र में जाता, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक होने के नाते संघ की योजना अनुसार सबसे पहले वो पत्रकारिता के क्षेत्र में गए, और फिर बाद में राजनीतिक क्षेत्र में जब उनको कहा गया तो राजनीतिक क्षेत्र में गए। डॉक्टर मुखर्जी ने स्वयं उनको आग्रहपूर्वक परम पूज्य श्री गुरु जी से मांगा था। दीनदयाल जी उपाध्याय के साथ सहयोगी के रूप में काम किया था इन्होंने। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जब डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान हुआ, नहीं हमारे बीच में रहे, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब तो जनसंघ इसका सर ही कट गया, ये कैसे रहेगा। तो अटल जी ने बड़े विश्वास साथ, अपने दूरदर्शी व्यक्तित्व के कारण उन्होंने दुनिया के सामने ये कहा कि हमारे यहां तो जब सर कट जाता है तो जानवर हाथी का भी सर रख दिया जाता है तो अग्र पूज्य होता है। आज वो अटल जी की वाणी सत्य हो रही है, हो गई। अटल जी ने कहा कि हम गणेश के रूप में पूजे जाएंगे। आज वही स्थिति निर्माण हुई कि आज भारतीय जनता पार्टी अटल जी के दूरदर्शितापूर्ण काम करने के कारण, सामूहिकता के साथ संगठन को सबल करने के कारण, सैद्धांतिक दृढ़ता के कारण आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई। सही बात। इसी ढंग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम कार्यकर्ता हैं, ये कहने में उनको कभी संकोच नहीं होता था, जबकि उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगते थे। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, मैं भी था जब जनता पार्टी के समय में दोहरी संस्था का बड़ा तेजी सा नारा लगा था। मैं भी उस समय राज्यसभा में था, भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उस समय अटल जी ने कहा कि दोहरी संस्था मतलब क्या। जब उन्होंने बाकी के नेताओं ने कहा कि नहीं, आपको या तो आरएसएस छोड़ना पड़ेगा या जनता पार्टी में रहना पड़ेगा, तो अटल जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा
कि जहां से मैंने भारत मां की वंदना की है, जहां से मैंने देशभक्ति का पाठ सीखा है, जहां हमने देश के ऊपर सर्वस्व निछावर के संस्कार प्राप्त किए हैं, उसको मैं कभी नहीं छोड़ सकता। यह एक उनके अटूट श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण और प्रखर राष्ट्रीयता का द्योतक है, राष्ट्रवाद का द्योतक है। रोम रोम में राष्ट्रवाद व्याप्त। बिल्कुल। कलराज जी, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं और अटल जी का भी राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश से बहुत लंबे वक्त तक जुड़ा रहा। बहुत सारे ऐसे लम्हे होंगे जब अटल जी तो खाने पीने के लिए भी बड़े शौकीन थे। राजा ठंडई के भी कई किस्से हैं जो आपको याद आ रहे होंगे आज, जहां आप लोग कई चर्चा करते होंगे, अगर वो बता सकें। जी जी, देखिए अटल जी, मैंने जो बातें बताई उनके सानिध्य के कारण ही बताई, और उनके निकट रहने के पश्चात जो सारी वार्ता होती थी, उस वार्ता के कारण हम लोगों के ऊपर जो परिणाम होता था उसी का मैंने चर्चा किया है। और जहां तक अटल जी के स्वयं के व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न है, वो ये बात सही है कि ठंडाई के बड़े शौकीन थे, खाने पीने के बड़े शौकीन थे, चाट वगैरह बड़े पसंद करते थे। और एक बार लखनऊ में तो कई बार ऐसे घटनाएं हुई हैं कि जहां हम सब लोग साथ में बैठकर अटल जी के साथ ठंडाई पीते थे, और कभी कभी जब बात आती थी कि ठंडाई में खाली ठंडाइया रहेगी कि और भी कुछ रहेगा, तो बड़े ही मजाकिया स्वर में वो कुछ कहते थे। और कहते, जब कहीं कहता था कि भाई पूछता था ठंडाई वाला कि सर ये शादी रहेगी कैसी रहेगी, तो तुरंत कहते थे तुम्हें तो पता है कि मैं अभी कुंवारा ही हूं। तो अब इसका अर्थ समझिए, कहने के लिए सब कुछ कह गए उसमें। सही बात है। अर्थात उसमें वो भी रहना चाहिए, तो कहने में कोई संकोच नहीं करते थे। और इतना सर, आप लोग ठंडाई पीने जाते थे, वो बिल आपको देने देते थे क्या, या खुद ही देते थे सारा बिल? देखिए, ये तो अब ठंडाई वाला स्वयं नहीं लेता था, देना न लेना का सवाल ही नहीं खड़ा होता। बाद में उसका हिसाब हो जाता, जैसा भी रहता होगा। लेकिन सामान्य तौर पर अटल जी यही प्रयास करते थे कि जो उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता हैं, बाकी के लोग हैं, उनको किसी प्रकार का भार नहीं पड़ने पाए, ये स्वयं चिंता करते थे। बहुत सजग, बड़े ही संवेदनशील। आपने कहा तो एक घटना और मैं बताना चाहूंगा मेरे व्यक्तिगत जीवन की। जब मैं नया मैं प्रचारक के रूप में मैं भी था संघ के, और उसके बाद मैं भारतीय जनसंघ का संगठन मंत्री हुआ। गोरखपुर में मैं था, अटल जी का कार्यक्रम था। मेरी तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई थी, अटल जी को पता नहीं था, लेकिन मैं उस कार्यक्रम में अटल जी की सारी व्यवस्था करते हुए मैं उनके साथ गया। शिव कुमार जी ने अटल जी को बताया कि कलराज जी की स्थिति ठीक नहीं है। उस समय अटल जी की जैसे ये आत्मीयता, डांट पड़ी मुझे, मैं आज भी भूल नहीं पाता हूं। जैसे लगा मुझे कि मेरी पिताजी मुझे डांट रहे हैं, मेरे बड़े भैया डांट रहे हैं, मेरी मां डांट रही है। और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम्हें नहीं रहने की आवश्यकता है। वो बिल्कुल अमिट छाप पड़ी। इतना आत्मीयतापूर्ण, इतने बड़े नेता के द्वारा व्यवहार, ये मेरे लिए उस समय के लिए बड़ा ही मुझे स्तब्ध करने वाला। देखिए, यही व्यवहार था सर। कल मैं सुबह से बीजेपी मुख्यालय में रिपोर्टिंग कर रहा था सर, और आप लोगों ने तो साथ में वक्त बिताया है, लेकिन वो आम जनता जिन्होंने रैलियों में या चुनावी भाषणों के तौर पर अटल जी को सुना होगा, और कई ऐसे युवा थे जिन्होंने शायद यूट्यूब पर ही अटल जी को सुना होगा, उनको मैं देख रहा था कि उस तपती गर्मी में अटल जी के अंतिम दर्शन के लिए भूखे प्यासे लाइन में खड़े थे। वो देखकर एक पत्रकार के तौर पर मेरा अनुभव जो है, मैं इसको कभी भुला नहीं सकता, जो कल मैंने देखा है उन 6-8 घंटों में। हमारे साथ विजय गोयल भी जुड़ गए हैं। कलराज जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे पास विजय गोयल भी जुड़ गए हैं, और विजय जी का भी लंबा अनुभव है अटल जी को। उन्होंने जब वो छात्र राजनीति में थे विजय गोयल जी, तब से लेकर और अटल जी के कैबिनेट में बतौर मंत्री उन्होंने काम किया, बहुत करीब से देखा है। विजय गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका। और आज मैं एंकर की भूमिका में हूं, लेकिन सवाल बहुत कम पूछूंगा, सिर्फ श्रोता की भूमिका में हूं।
आप लोग दिल से जो बातें अटल जी को याद करके आज बताएं हम लोगों के लिए, वो बहुत अहम होगा। देखिए, अटल जी से मेरा संबंध जो है 40 साल से ज्यादा है। सही बात। और इन 40 सालों के अंदर मुझे पता नहीं चला, उन्होंने तो मेरी नियुक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री के तौर पे की थी, कि मैं कितने बड़े महामानव के साथ काम कर रहा था, ये मुझे अब और ज्यादा महसूस होता है। कॉलेज के दिनों से ही मैं उनको जानता था, हमारा उनके यहां काफी ज्यादा आना जाना था, और मैं उनको अपने बहुत सारे कार्यक्रमों में निमंत्रित करता था। और जिस समय आपातकाल लगा, मेरे पिताजी भी जेल में थे, मैं भी जेल में था, और जब मैं बाहर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज कर रहा था, तब मैं उनको कभी कभी घर पे मिलने जाता था, जब वो पैरोल के ऊपर थे जी। मेरे जैसे हजारों लाखों नौजवानों को उन्होंने प्रेरित किया जी। और आज आप देख रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, जब उनके स्मृति स्थल के ऊपर हजारों लोगों के साथ चल रहे थे, तो आप समझिए कि वो रास्ते पे नहीं चल रहे थे, उनके दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चल रहे थे। अटल जी कुशल राजनीतिज्ञ थे, अटल जी एक अच्छे प्रशासक थे, अटल जी एक साहित्यकार थे, अटल जी एक कवि थे। अटल जी के बारे में तो वो कबीरदास जी का दोहा बिल्कुल चरितार्थ होता है, 7 समन की मसी करो, लेखनी सब बन राई, धरती सब कागज करूं, हरिगुण लिखा ना जाए। तो उनके निजी और सार्वजनिक जीवन को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। हम रामलीला मैदान में उनकी जो रैली थी, उसके लिए पैदल घर से चले जाया करते थे। वो श्रोताओं को जब चाहते थे रुला देते थे, जब चाहते थे हंसा देते थे। लोग उनके भाषण सुनने के लिए दूर दूर तक आते थे। आज भी जब मैं पूरे देश के अंदर जाता हूं, तो हर व्यक्ति ये कहता हुआ मिलता है, अटल जी हमारे घर आए थे, अटल जी हमारी गली में आए थे, अटल जी ने हमारी चुनावी सभा को संबोधित किया था, अटल जी को मैंने स्टेशन से रिसीव किया था। मानो एक अटल जी ना होकर बहुत सारे अटल जी हो जाके, एक अपनी मुस्कान से वो किस तरह से बांध लेते थे, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जी। जब हमने लॉटरी आंदोलन शुरू किया, तो उस समय एक बार हम गरीब बच्चों को लेकर गए कि देखिए इनके माँ बाप लॉटरी खेलते हैं और लॉटरी से आत्महत्या करते हैं, आभूषण बेचते हैं, मकान बेचते हैं, दुकान बेचते हैं। तो बच्चों को बड़ी भूख लगी थी, तो हमने देखा समीप में अटल जी का मकान था, हम वहीं ले गए, उन्होंने सबको केला और संतरा खिलाया जाकर। और इसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जब हमने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगाई, उसके शिलान्यास के लिए तुरंत आए जी। उनकी रोचक घटना यह है कि जब भी मैं उनको किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता था, तो वो नाना करते थे, नहीं हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे जी। हम भी कार्ड छपवा लेते थे, पोस्टर छपवा देते थे और कहते थे देखिए ये कार्ड है, ये पोस्टर है। उसके बाद वो हाँ करते थे और आ भी जाते थे। तो मैं अटल जी के बारे में, अब अटल जी ने जो अपने यहाँ पर विकास किया, डेवलपमेंट किया, उन्होंने मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां दे रखी थी, जिसके कारण मेरी बाकी पार्टी। सर, अभी कलराज जी भी बहुत सारे ऐसे किस्से बता रहे थे, जो निजी किस्से, निजी वाक्य होते हैं, जो आप लोग शायद आज याद कर रहे होंगे। आप भी ऐसा कुछ शेयर करना चाहे, कुछ ऐसी बातें, हल्की फुल्की यादें, या ऐसी कोई बात जिसने अमिट छाप छोड़ी हो आपके जीवन पर? आप देखो, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट था, और इमरजेंसी के बाद में बना था। इमरजेंसी में हम जेलों के अंदर थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे रस्टिकेट कर दिया। जब उनको पता चला कि मुझे और रजत शर्मा को दिल्ली यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट कर दिया गया है, तो सच मानिए उस समय वो विदेश मंत्री थे, और दिल्ली के अंदर हमारे 5 MP थे, वो विदेश मंत्री, फिर उसके बाद अडवाणी जी, फिर सिकंदर बख्श जो हाउसिंग मिनिस्टर थे, और उसके बाद जो दिल्ली के सांसद थे विजय कुमार मल्होत्रा, कमल गुप्ता, ये सब गाड़ियों के अंदर राष्ट्रपति के पास गए कि भाई हमारे स्टूडेंट्स को गलत रस्टिकेट किया गया है। तो आप अब देखिए, अपने कार्यकर्ता को कहिए या अपने किसी भी एक ऐसे युवा को जिसको वो चाहते थे उसके साथ कुछ जाति और गलत हो, तो अटल जी उठ के चले गए थे। ये कोई कम संस्मरण नहीं था जी। और हम कवि सम्मेलनों को आयोजित करते थे, वो कवि के रूप में भी थे और कवि सम्मेलनों में जाना भी बहुत पसंद करते थे जी। अब जब उन्होंने पहली अपनी कविता की किताब को लॉन्च किया, उसमें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी आए थे, तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी इस बात की कि इस कार्यक्रम को आप आयोजित करो जिसमें नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर के रूप में आने वाले हैं जाकर। तो मुझे कितना अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे पे भरोसा किया और विश्वास किया। तो ये मेरे पे ही भरोसा नहीं था जी, पूरे देश के अंदर मेरे जैसे बहुत नौजवान थे जिनके ऊपर वो भरोसा करके काम को सौंपा करते थे जी। बहुत बार हमको शिकायतें होती थी, हम उनके पास लेकर जाते थे, वो हमको बड़े धैर्यपूर्वक सुनते थे। वो एक अच्छे श्रोता थे, और वो वन लाइनर
उनके बारे में कहा जाता है कि एक लाइन के अंदर वो श्रोताओं को अपना जो संदेश था वो दे देते थे। कितनी दृढ़ शक्ति का उन्होंने परिचय दिया जब परमाणु विस्फोट उन्होंने किया था। उस दिन जिस दिन उन्होंने घोषणा की, मैं उनके ऊपर उनके घर पर ही था जी। उन्होंने पूरे देश के अंदर नेशनल हाईवे सड़कों का जाल। सर आपको आप जो बता रहे हैं, आप उस दिन घर पे थे जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे लेके चल रहे हैं। विजय जी, मैं थोड़ा सा आपको रोक के हमारे दो और मेहमान बाबूलाल गौड़ और लालजी टंडन का भी स्वागत करना चाहता हूं। वो दोनों भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों के पास भी आ रहा हूं, लेकिन विजय जी एक वाकया बता रहे थे तो मैं जरा सा जोड़ दूं। विजय जी, दो चीजें बताइएगा। एक तो आप कह रहे थे न्यूक्लियर टेस्ट वाले दिन आप अटल जी के घर पे थे, तो आपको याद है उनका उस वक्त भाव क्या था, उनकी फीलिंग क्या थी? आप जानते हैं उनका भाव क्या था। उनको लगता था कि देश को शक्तिशाली बनाना है, और वे जब उनसे पूछा गया कि आपका क्या सपना है, तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि मेरा सपना है कि मैं गंभीरता से अपने काम को करूं और अपने देश को सबसे उन्नत बनाऊं। जब उनको बताया कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं ऐसा चाहता हूं कि लोग कहें ये एक अच्छा आदमी था। तो एक बार मैं उनके साथ हवाई यात्रा कर रहा था, तो उस समय के ऊपर मैंने उनसे पूछा पसंद और नापसंद, तो उन्होंने सब चीजों के बारे में गिनाया कि उनको कौन से गाने पसंद है, कौन सी फिल्में पसंद है, क्या खाना पसंद है, और किस तरीके से उनके कौन दोस्त हैं, कौन मित्र हैं। तो वो लंबा एक इंटरव्यू था जो फिर अखबारों के अंदर छपा, क्योंकि हम सर आपको अभी याद आ रहा है कौन से गाने उनको पसंद थे, कौन सी फिल्में पसंद थी जो उन्होंने उस वक्त आपको बताई थी? एस डी बर्मन उनको बहुत पसंद थे। उनका जो गाना था वो ओरे माझी, वो बहुत ही अच्छा था। वो नाटकों के बड़े शौकीन थे। एक बार मैं उनको कोर्ट मार्शल नाम का नाटक है, बड़ा मशहूर है, अभी भी कई बार मंचित होता है, वो दिखाने के लिए ले गया था। फिर एक बार जब वो बाहर से आए थे तो मैंने उनको कहा भाई 1942 लव स्टोरी बड़ी देशभक्ति से परिपूर्ण फिल्म है, आप देखने चलेंगे। तो वो सहर्ष उसको देखने के लिए चल दिए। उनकी जो अच्छी फिल्में थी उनमें तीसरी कसम थी, देवदास थी, और ऐसी बहुत सारी फिल्में थी। तो मैं समझता हूं वो सांस्कृतिक थे, वो राजनीतिक थे, गाने भी गुनगुनाते थे सर, वो कवि थे। अभी ऐसा तो नहीं, पर कविताओं को तो अक्सर वो बोला करते थे, और मैं समझता हूं कि अच्छे सुर के अंदर वो कविताओं को जब पढ़ा करते थे तो दर्शक और श्रोता जो थे वो रोमांचित। बिल्कुल सर, मैं एक चीज और मैंने सुनी है कि जो बहुत प्रिय होते थे अटल जी के, उनके साथ वो फिल्में देखने जाते थे और वो उनके साथ खाने पीने जरूर जाते थे, या खाने पीने का कुछ मंगवा जरूर लेते थे। फिल्में आपके साथ देखने जाते थे, ये तो अभी साफ हो गया। खाने पीने का भी कुछ किस्सा अगर आपको याद हो? नहीं, चांदनी चौक में परांठे वाली गली के अंदर वो परांठे खाते थे। फक्कड़ किस्म के वो थे, पर उन्होंने कहा कि इस राजनीति ने मेरा फक्कड़पन जो है वो समाप्त कर दिया। उनको बड़ा उस बात का याद होते थे। वो जो ठाका जो है वो बड़ा उससे लगाते थे। कई बार हम ऐसी बातों को कह देते थे, चाहे हम युवा थे या हमारा बचपना था, तो वो उसका बुरा नहीं मानते थे, बल्कि उस पर जोर से ठाका लगाते थे जाके। और वे हमेशा कोई भी उनको सुझाव दो उसको बड़े ध्यान से लिया करते थे, और अगर वो उनको ठीक लगता था तो फिर उसको वो इम्प्लीमेंट भी करते थे उन सुझावों को। इसलिए उन्होंने मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रखा था, ताकि मैं उनको फीडबैक देता था और फिर वे सुना भी करते थे उसको। जी, हमारे साथ बाबूलाल गौड़ भी जुड़ गए हैं और लालजी टंडन भी जुड़ गए हैं। और बाबूलाल गौड़ के बारे में मैं बताऊं दर्शकों को कि 70 के दशक में जब भी भोपाल जाते थे अटल जी, तो बरखेड़ी में जो बाबूलाल गौड़ जी का घर है वहीं पर रुकते थे। उनके साथ साइकिल चलाते हुए तालाब में स्नान करने भी जाते थे। बाबूलाल जी, आज वो बातें आपको आज सारी याद आ रही हैं क्या? हमारे लिए भी अगर आप वो तमाम यादें साझा करें आज। जी। मेरा उनसे सन 1947-48 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संसद के नाते परिचय था, और वो हमारी बरखेड़ की शाखा भी आते थे। तो शाखा होने के बाद जलपान करने के लिए वही मेरा मकान था, छोटा सा, उसी के अंदर जलपान भी करते थे। और इसके बाद मेरा संघ के प्रबोधन के कार्यक्रम में हम लोग शाखा में उनका प्रबोधन सुनते थे, प्रबोधन सुना करते थे। देवयोग से
1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हो गई और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के अध्यक्ष बने। तो भोपाल जनसंघ में प्रचार करने के लिए लोकसभा के चुनाव में वो उनके निजी सचिव बनकर आए और वहां पर हमारे जो संघ के वरिष्ठ संचालक थे सरदार मंजी ललवानी उनके यहाँ ठहरे थे। तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बांग्ला भाषा में या अंग्रेजी भाषा में बोलते थे, उसका अनुवाद अटल जी हिंदी में करते थे। तो देवयोग से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई, जलपान समाप्त हो गया, तो उन्होंने कहा कि बाबूलाल चलो तालाब पे स्नान कर आए और स्नान करने और ये अमन कपड़े पहने, अभी शाम के निकलना है उज्जैन के लिए, तो एक अच्छी साबुन की भट्टी ले आओ। तो मैं चौक बाजार में दुकान से सनलाइट की भट्टी ला करके कह लगे इसको झोले में रख लो और कपड़े रख लो। मैंने कहा तांगा कर लें, कहने नहीं तांगा का क्या करना, 1 किलोमीटर तो चलना है और शीतल दास की प्रज्ञा सीढ़ियों पर कपड़े धो लेंगे और नहा लेंगे। तो वो हमारे साथ एक साइकिल का हैंडल उनने पकड़ लिया एक तरफ और एक हमने पकड़ लिया, बाजार से हम तालाब किनारे पहुंच गए। उनने कहा लाओ झोला लाओ और साबुन लाओ। जैसे हमने उनको कपड़े धोने का साबुन दिया, अरे उनने कहा ये तो विदेशी साबुन है। मैंने कहा साहब साबुन धोने के लिए अच्छा है। अरे कह लो इससे नहीं धोते, देशी साबुन लेके आओ। मैंने कहा वो तो मुल्ला जी की दुकान 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है तो क्या हुआ, साइकिल से जाके ले आओ, देसी साबुन लेके आओ। मैंने कहा था वो वापस नहीं करेगा, मेरे पास तो केवल दुआने पैसे थे तो मैंने ले लिया। कह रहा था वो नहीं वापस कर, मुझसे ये दुआने पैसे ले ले और देसी साबुन का बट्टा लिया। मैं गया साइकिल से साबुन का बट्टा लाया देसी, उन्होंने उससे धोया। मेरे साथ इसमें क्या फर्क पड़ता है? अरे कहने लगे ये लीवर कंपनी का है तो जानता नहीं है, अपने देश की चीजों को वापरना चाहिए। देखिए ये बाबूलाल जी आपने बहुत स्वदेशी भक्त थे, वो बहुत ही रोचक किस्सा बताया है कि देखिए उस जमाने में भी एक साबुन जो है वो भी देसी होना चाहिए, विदेशी कंपनी के पास पैसा ना जाए, ये उनकी सोच थी। और उसके लिए उन्होंने आपको भले दोबारा भेज दिया हो, लेकिन देशभक्ति की हम बात करते हैं, देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, वो अटल जी में उस जमाने से बसी हुई थी, वो भी दिखता है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लालजी टंडन जी, मैं आपसे माफी चाह रहा हूं कि ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपके पास नहीं आ पाया, क्योंकि मैं तमाम लोगों को बोलने का पूरा मौका देना चाह रहा हूं। सब याद कर रहे हैं तो बीच में टोकना नहीं चाह रहा, लेकिन ब्रेक के बाद जैसे लौटूंगा मैं आपके पास आऊंगा। अटल जी की तमाम यादें, जो उनके साथ वक्त बिताने वाले वो लोग जो बहुत करीब रहे हैं, आज हमसे साझा कर रहे हैं। आप भी बने रहिए हमारे साथ। अटल बिहारी वाजपेयी, वो नाम जो अब हमारे बीच बतौर व्यक्ति तो नहीं है, पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे बीच हैं और उन यादों का सिलसिला ऐसा है कि वो थम नहीं रहा। और इसलिए हमने उन लोगों को आज बुलाया है बतौर मेहमान जिन्होंने अटल जी के साथ लंबा वक्त बिताया, 40 साल 50 साल तक उन्हें करीब से देखा, और इसीलिए उनके अनुभव, उनके निजी वाक्य हम आपके बीच रख रहे हैं उनके जरिए। हमारे साथ विजय गोयल जुड़े हुए थे जो कि अटल जी के कैबिनेट में मंत्री रहे, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। बाबूलाल गौर, जिनके घर अटल जी रुका करते थे, वो एक बड़ा दिलचस्प निकाला इस कार्यक्रम में आने के लिए और अटल जी की यादें साझा करने के लिए। लालजी टंडन जी, आपको क्या याद आता है अटल जी को लेकर, वो निजी वाक्य जो आपको लगता है आज आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाना चाहेंगे? देखिए अटल जी लालजी टंडन जी, आपके इस वक्त सिग्नल में कुछ समस्या है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और आपसे बातचीत जरूर शुरू करूंगा। कलराज जी,
आप अभी सुन रहे थे, विजय गोयल भी किस्सा बता रहे थे, बाबूलाल गौर भी किस्सा बता रहे थे, और भी कुछ बातें, इन किस्सों को सुनकर कई बातें याद आ जाती हैं दिल में। कुछ और आप बताना चाहें तो? जैसे कल का स्वरूप दिखाई पड़ा था कि जिस व्यक्ति ने अटल जी को देखा वही नहीं था, वो सब के सब लोग अश्रुपूरित थे। एक घटना मैं बताना चाहूंगा, ये लखनऊ की, जब अटल जी सांसद थे तो एक व्यक्ति ऐसा था जो अटल जी से बात करना चाहता था, अटल जी को अपने पास बुलाना चाहता था। तो उसने एक नई तकनीक निकाली, और वो तरीका ऐसा निकाला कि पटना से जहाज आ रही थी, और जहाज में उसने लखनऊ में आकर पायलट के पास एक ऐसा पत्थर का या लकड़ी का बना हुआ गोला रखा और कहा कि जहाज यहीं उतारो, नहीं तो हम तुम्हें यहां जहाज को जाने नहीं देंगे। सब लोग डर गए, उसमें तारकेश्वरी, सिन्हा वगैरह सब लोग थे। कहा उसने कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को यहां बुलाइए, वो जब कहेंगे तब हम अपनी बात सुनेंगे। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर अटल जी की खोज होने लगी। अटल जी लखनऊ में थे, एक कार्यक्रम में थे, और वहां के गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। हम सब लोग थे, मैं था, टंडन जी थे, बाकी के लोग थे। और बाद में जब वहां से बात आई कि अटल जी को एक व्यक्ति ऐसा करके बुलाना चाहता है, अटल जी के कहने से ही वो यहां से जाएगा जहाज, नहीं तो वो लोग बड़े डरे हुए थे। अटल जी गए, हम सब लोग के साथ गए, हम भी उन लोग के साथ गए। और वहां जाने के बाद वो कहता है अटल जी ऊपर आए। अब लोगों के सामने समस्या थी कि अटल जी ऊपर कैसे जाएंगे, कहीं बदमाशी न कर दे। सही बात। लेकिन अटल जी ने कहा मैं जाता हूं। जब उनको पता लगा कि यहां सब लोग हैं तो कहने में जाता हूं। वो गया और जब पकड़ा गया और देखा गया तो गोला कुछ नहीं था, लकड़ी का वो गोला बना हुआ था। जब पूछा गया कि ये क्यों ऐसा तुमने किया, कहा गया हम तो चाहते थे अटल जी के पास, अटल जी के साथ जाना चाहते थे, बात करना चाहते थे, अब नहीं, हमें लगा कि नहीं हो पाया तो हमने यही तरीका अपनाया। यह बड़ा विचित्र प्रकार का तरीका था। यह घटना इस बात को लोगों को प्रेरित करती है, दिखाती है कि इस प्रकार के तरीके भी लोग अपना सकते हैं जो अवांछित है। लेकिन अटल जी के प्रति इतना अधिक लगाव पूरे देश की जनता रखती है, जिसके कारण किसी भी प्रकार के तरीके से अटल जी को बुला ले अपने पास। ये अमूमन ऐसी चीजें सर आज के जमाने में जो हमने देखी हैं या सुनी हैं, वो फिल्म स्टार्स के लिए सुनते हैं कि लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं उनकी एक झलक पाने या उनसे मिलने या बात करने के लिए। लेकिन उस जमाने में एक नेता की लोकप्रियता ऐसी हो कि कोई प्लेन हाईजैक करने का एक स्वांग रचे ताकि अटल जी को पास से देख सके, उनसे मिल सके। ये अटल जी की लोकप्रियता के बारे में बताता है, और अटल जी का जो साहस था उसके बारे में भी बताता है। उनको तो बाद में पता चला होगा कि वो नकली हथगोला था, लकड़ी का हथगोला था। मैं यही बता रहा हूं आपको। जी, हमारे साथ लालजी टंडन भी जुड़ गए सर, उनका भी। दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहूं। हाँ सर, बोल लीजिए लालजी जी, आपके पास आ रहा हूं। एक और वाकया कलराज जी बता रहे हैं। जी बताइए सर। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, अटल जी अपने सहयोगी साथियों का या कार्यकर्ताओं का नेतृत्व विकसित करने की प्रक्रिया में बड़ा महत्वपूर्ण माने उसको आगे बढ़े हमेशा चाहते थे। ये घटना है 1991 की, जब उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, तो हमारे सब वरिष्ठ नेताओं ने, टाटा जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सब लोगों ने मिलकर कहा कि अटल जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हमने कहा कि ठीक है, अटल जी से बात कर ली जाए। अटल जी से मैंने बात की, मैं उस समय पूरा देख रहा था, महामंत्री था। मैंने अटल जी से इतना कहा, उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो तुम। मैंने उनसे यही कहा कि आप तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री होने वाले होंगे, आपको उत्तर प्रदेश के राजनीति में नहीं आनी चाहिए, और यहां जो विधानमंडल दल के नेता श्रीमान कल्याण सिंह जी हैं, इनको अवसर मिलना चाहिए। दूसरे दिन सब लोग गए अटल जी के पास, टाटा जोशी जी, हमारे रामप्रयाग जी थे, कल्याण सिंह जी, सभी लोग गए कि अटल जी आप स्वीकार करिए। अटल जी ने साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश का नेता ही वहां का मुख्यमंत्री होगा। मैं इस बात का इसलिए चित्रण कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी।
कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता स्वीकार कर सकता था। सही बात। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारा एक कार्यकर्ता वहां जो विकसित हो रहा है, एक नेतृत्व विकसित हो रहा है, उसको अवसर प्रदान करना चाहिए। और हमने उनको जब सभा की बात बताई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये सही सोच है, इस सही सोच के आधार पर चलना जरूरी है। इसलिए अटल जी अपने व्यक्तिगत दृष्टि से मैं इसको प्राप्त कर लूं, मैं सत्ता का सुख भोगूं, इस पक्ष के नहीं थे। हां, सत्ता का उपयोग जनसेवा की दृष्टि से हो सके, जन कल्याण की दृष्टि से हो सके, इसका हमेशा उन्होंने। कल से सर या 2-3 दिन से जब भी लोग उनको याद कर रहे हैं, एक चीज बहुत साफ है, मैं का भाव तो उनमें था ही नहीं, हम का भाव उनमें सबसे ज्यादा था कि सबको साथ लेकर चलना है। टंडन जी, आप अगर कुछ वाक्य, निजी वाक्य बता सकें जो आपने अटल जी के साथ पल बिताए। शायद एक संघ के स्वयंसेवक से लेकर और एक कवि, एक पत्रकार, फिर एक राजनेता और उसके बाद विश्व के पटल पे एक ऐसा सितारा बनकर वो चमके कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके हर मोड़ पर उनका कहीं न कहीं मेरा साथ रहा। उनका स्नेह, उनका जो था वो हम जीवन में कभी भूल नहीं सकते। कुछ छोटी छोटी घटनाएं जो उनके व्यक्तित्व को इतना बड़ा बनाती हैं, उनकी एक सिलसिला है मेरे पास, लेकिन समय की मजबूरी होती। एक बार जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लखनऊ से सांसद थे, तो उन्होंने लखनऊ की जो पिछड़ी बस्तियां थी उनमें कई कार्यक्रम एक दिन दे दिए और जिस दिन उन्हें आना था लखनऊ, उस दिन उनका स्वास्थ्य एकदम खराब हो गया। अब डॉक्टर कहें कि आप नहीं जाएंगे और वो कहे मैं जरूर जाऊंगा। फिर दिल्ली से मेरे पास उनके परिवार से फोन आया कि भैया तुम ही समझाओ, इतना तेज बुखार है, ऐसी हालत है, और वो मान नहीं रहे। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वो कार्यक्रम हम सब यहां निपटा लेंगे, आप ना आइए, एक दिन आराम कर लीजिए। अब वो नाराज होने लगे कि तुम्हें जनता की कोई चिंता नहीं, जिसके लिए हमने समय दिया और अब हम ना जाएं, उन गरीब लोगों के मन पर क्या होगा। अब देखा उस गरीब के मन पर जो होगा वो हम जाकर उनके मरहम लगा देंगे, लेकिन आपका क्या होगा जब डॉक्टर मना कर रहे हैं, परिवार मना कर रहा है और आप यहां पर आने पर बजिद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी और आ गए। तो सबने कहा मुझसे कि भाई अब तुम देखो, तो मैं कहा कि आ गए हैं तो फिर जैसे कोई चिंता की बात नहीं है, जो कुछ यहां पर है। तो आप आश्चर्य करेंगे कि बिल्कुल वो बेहोश हुए जा रहे थे, लेकिन एक भी कार्यक्रम उन्होंने छोड़ा नहीं और कोई चीज खाने की स्थिति में नहीं। बुखार से बदन तप रहा है। मैं साथ में 2 थर्मस में, एक में चाय और एक में कुछ सूप लेके गया था कि रास्ते में कुछ नहीं होगा तो यही पिला दूंगा। बड़ी मुश्किल से जैसे किसी बच्चे को चम्मच से कुछ दिलाते हैं, इस तरह से उनकी दशा थी और मैंने उनको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ देने की कोशिश की। लेकिन जहां गए वहां भरपूर बोले और 4-5 सभाएं होने के बाद बिल्कुल ऐसा गाड़ी में आके पड़े कि जैसे लगता है बेहोश हो गए। मैं एक गीले कपड़े से उनका माथा पोंछता रहा कि बुखार। उसी समय एक
महिला पत्रकार आ गई जो उन पर कोई डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। ये गोमती के किनारे का मामला था। तो मैंने उनको कहा कि भैया इस समय नहीं, फिर किसी समय आप कर लीजिएगा जो करना हो। और वो जरा सा चेतन हुए, फिर कह दिया नहीं मैं यहां पर बैठ के गोमती के किनारे मैं बात कर लूंगा। अब मजबूर है, वहां पर बैठकर उसी हालत में आधा घंटा तक, और उस समय गोमती के किनारे जहां पर हम लोग थे वहां कोई बैठने की जगह नहीं थी, कोई घाट नहीं था। अब कैसे करें, तो एक पत्थर पड़ा था, उसी के ऊपर वो बैठ गए और बैठ के आधा घंटा वो उससे वार्ता करते रहे, उसी बुखार में। फिर बड़ी मुश्किल से समझा के उनको उठा के लाए। रास्ते में मेरा स्थान था तो वहां पर उन्हें बैठाया, फिर एक कपड़ा गीला उससे उनका सारा शरीर पोछा कुछ थोड़ा, फिर एक चाय पिलाई। फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, जरा सा कुछ खा लीजिए भाई। लेकिन थोड़ा सा चैतन्य होने के बाद बस वो सीधे अब दिल्ली जाना है। मैं कहा अब आए हैं तो आज न जाइए ना, सीधे उसी दिन वापस चले गए। ये संवेदनशीलता किसी नेता में आज तक मैंने देखी नहीं कि कोई किसी से जो कह दिया है, ये विश्वसनीयता जो है वो आज भी बनी हुई है। सही बात है। और ये जो वाक्य आप बता रहे हैं लखनऊ में कि इतना लोगों के लिए सोचना कि तपते शरीर के साथ सभाएं करना, इतनी दूर जाना और किसी को निराश न करना, क्योंकि गरीब आदमी जो है मुझे सुनने के लिए आ रहा है, देखने के लिए आ रहा है, उस पर क्या बीतेगी। ये वाकई ये वो चीजें हैं जो मैं बता रहा था कि कल मैं देख रहा था कि कितने लोग देश के अलग अलग हिस्से से उनके अंतिम दर्शन के लिए आए थे। यही वो भाव था जो लोगों को उनसे जोड़ता था। कलराज जी, मुझे एक बात और बताइए, चूंकि आप और लालजी टंडन जी बहुत करीब रहे, बहुत बातें हुई, खाने पीने भी गए, कभी वाजपेयी जी ने इस बात का जिक्र किया या आप लोग ये साहस जुटा पाए कि उनसे पूछें कि उन्होंने परिवार बसाने का निर्णय क्यों नहीं लिया? वो तो प्रारंभ में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक निकल गए, और प्रचारक सामान्य तौर पर उस काल में, उस समय में जो शादीशुदा नहीं होता था वही निकलता था। और जब प्रचारक निकल जाने के पश्चात काम करना शुरू किया तो आगे चलकर पत्रकारिता में गए और फिर भारतीय जनसंघ के नेता के रूप में काम करने लगे। तो ये बात तो सही है कि हंसी मजाक में कभी टंडन जी ने या बाकी के लोगों ने, हम लोग साथ में रहे हैं, कुछ कह दिया होगा, लेकिन उसको अपने टिप्पणियों के, हास्यास्पद टिप्पणियों के माध्यम से किनारे कर देते थे। ये तो था, लेकिन इस संबंध में कोई ऐसी बात हुई थी, और सामान्य तौर पर कहते हैं कि हमारा तो, हम सब लोगों का परिवार तो अपना ही परिवार है, आज या तो बोलते थे। अब इस संबंध में कहना सही बात, मतलब जो देश को अपना परिवार मान रहा हो, फिर उसके दिमाग में, और जब इतनी सेवा करने का भाव हो तो देश ही परिवार हो जाता है, और देश का हर व्यक्ति जो है वो परिवार का सदस्य हो जाता है। और यही वो परिवार का सदस्य था जो अटल जी के जाने के बाद गम ने विदाई तो दे रहा था, लेकिन अपने दिलों में जो उनकी यादें हैं उन्हें कभी विदा नहीं कर पाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बाबूलाल गौर जी, लालजी टंडन जी, कलराज मिश्र जी, कि आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे साथ ये यादें साझा की अटल जी की। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस खास पेश